स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। और हम लोग देखते ही रह गए, समीक्षाएं करते रह गए, आकलन अच्छा। लगाते रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल का चुनाव जीत लिया। और थोड़ा बहुत नहीं, उन्होंने जमकर जीता। हमारी आपत्तियां जो भी हों, हमारे विश्लेषण जो भी हों, उन्होंने रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया कि उन्होंने बंगाल में विपक्ष का जो किला था ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी उसकी सूबेदार थी उस किले की, वो किला उन्होंने ध्वस्त कर दिया और अच्छी तरीके से ध्वस्त किया। ममता बनर्जी की सीटें 80 के आसपास आई हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक साल में उनके संगठन का आकार श्रिंक ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, क्योंकि बंगाल की यही तरीके, जो हार जाती है पार्टी उसमें से कार्यकर्ताओं का पलायन होता है। एक जमाने में मार्क्सवादियों का पलायन ये टीएमसी में हुआ था, और फिर टीएमसी का पलायन बीच में कांग्रेस भाजपा में होने लगा था, फिर भाजपा से दोबारा टीएमसी में पलायन हुआ, अब फिर टीएमसी से भाजपा के अंदर पलायन होगा। ये तो इसलिए बंगाल में राजनीति में टीएमसी कितने दिनों तक टिक पाएगी कोई कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल ये तो खैर भविष्य के ऊपर हम छोड़ेंगे, लेकिन ये तो समीक्षा करनी ही पड़ेगी कि चुनाव जीत लेना ही सब कुछ नहीं है। क्या चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ? क्या हमें इस चुनाव के लिए चुनाव जीतने भाजपा को चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आखिरकार चुनाव आयोग ने जो किया, अगर वो नहीं किया होता तो चुनाव के नतीजे कुछ हो सकता है, तब भी टीएमसी हार जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं लंबे अरसे से कह रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन हर पार्टी जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है वो चुनाव नहीं हारती है। बहुत सी पार्टियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी रहती हैं, फिर भी वो सरकार बदलने की भावना में विकसित नहीं हो पाती। बड़ी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो हैं वो प्रो इनकम्बेंसी में बदल जाती हैं, बदली जा सकती हैं। ममता बनर्जी ने 2021 में एंटी इनकम्बेंसी को, जो 2019 में दिखाई पड़ी थी, उसको सफलतापूर्वक प्रो इनकम्बेंसी में बदला था और 200 से ज्यादा सीटें उन्होंने हासिल की थी और भाजपा को बहुत बड़ा सदमा तब लगा था। लेकिन इस बार भाजपा उस एंटी इनकम्बेंसी को सरकार बदलने की भावना में बदलने में कामयाब रही, और उसके लिए उसने जो हथकंडे इस्तेमाल किए, जो युक्तियां इस्तेमाल की, वो युक्तियां किसी भी तरीके से, मेरी अपनी समझ ये है, अब आप बताइए, उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। शीतल जी। नहीं नहीं, इस बात को तो खैर कोई सही नहीं मान सकता कि जिस तरह से 2023 में एक कानून बनाया गया जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तय करता है, और उस कानून में जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर वो बनाया गया, उस फैसले की जो कम से कम उसमें 3 पैरा इस बात पर था कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो एग्जीक्यूटिव के ही हाथ में रहे, और या उसके बारे में लोगों में धारणा हो कि सरकार अपने मन से अपनी पसंद के लोगों को उसमें नियुक्त कर लेती है। तब तो लोकतंत्र की मूल भावना ही नष्ट हो जाएगी। ये उस आदेश में लिखा हुआ है, 2023 मार्च के आदेश में, और 3 पैरा इस पर एम्फेसिस की गई है। और उसके बाद उन्होंने एक सुझाव भी दिया था, क्योंकि तब वो कानून नहीं था, और वो सुझाव ये था कि जो इसकी नियुक्ति फिलहाल हो, अगली नियुक्ति कोई भी, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस, ये 3 लोग हों। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं और बाद में कानून बनाइए जिसमें इस भावना को परिलक्षित किया जाए। सरकार ने उसमें इस बात को रोकने के लिए कि अगले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस भी शामिल हों और एक बैलेंस रहे, उस बैलेंस को तोड़ दिया और कानून में ये कर लिया कि खुद प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नियुक्त एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोगों का आप कह रहे हैं कि इस वक्त वो कानून बना था, उसी समय से इस प्रकार के चुनाव नतीजे मैन्युफैक्चर करने की भूमि जमीन बननी शुरू हो गई थी। मतलब यस उसका असर यहाँ पे इस तरह दिखाई पड़ रहा है। यस। जी तो जी। वो जो चीज बनी थी, तब हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं, उनमें जो हालत है, जैसी हालत है और जो उनका आचरण है, उसकी परिणति ये चुनाव में हमने देखी, जिससे देश में उन सब लोगों के लिए जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हमारे संविधान में विश्वास रखते हैं, और जो इस देश के आज़ाद होने की पूरी लड़ाई की भावना को और दुनिया में मनुष्य के लिए बेहतर समाज होने की भावना को रखते हैं, जो मानवाधिकारों वगैरह में विश्वास रखते हैं,
जो इस तरह की बातें सोचते समझने वाला समाज है, उसको इससे बहुत ही मतलब निराशा हुई, जी। क्योंकि ये सब ऐसे नतीजे जहाँ पहुँच रहे हैं, वो सही हैं कि गलत हैं, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस तरह के नतीजों से जो नतीजे समाज के लिए आ रहे हैं, वो बहुत ही घातक हैं हुँ। और हम लोगों को बहुत जल्दी ही आने वाले भविष्य में उसकी कीमत चुकाते हुए हम लोग मिलेंगे। जी। लेकिन अब तो ये हो गया है और हमारे देश में जिन लोगों का काम इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने का है, वो हुँ। अपने काम में असफल रहे और वो उन्होंने शामिल हैं, नागरिक वो इस प्रपंच में शामिल हैं। बिल्कुल शामिल हैं। मतलब इसका प्रतिरोध न करके वो इसमें शामिल ही हैं हुँ। और इससे जो परिस्थिति बन रही है वो बहुत खराब है। किसी भी देश में इस तरह की परिस्थिति अगर बनेगी, तो उसे अच्छा तो कैसे कहा जाएगा? हुँ। अच्छा, जी। अब ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। अगर आप बात पूरी नहीं हुई तो आप पूरी कर लीजिए बात अपनी। जी। मतलब मैं यहाँ से शुरू कर रहा था, ये ऐसा हुआ। हुँ। फिर हमने देखा कि हमारे जो विपक्षी दल हैं, उस लोकतंत्र के जिस खतरे को आप जैसे विशेषज्ञ और हम जैसे विद्यार्थी थोड़ा बहुत इंगित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि वो खतरा इनके लिए कोई खतरा ही नहीं है। हम ही लोग उसको ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के पेश कर रहे हैं। हुँ। हम ही लोग बिना बात के पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। हुँ। मतलब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी-सी बनती हैं जैसे हम लोग अपराधी अपने आप को महसूस कर लें, हुँ। ऐसा लगता है। चूँकि हम विपक्ष को जब देखते हैं कि इन जी। बातों पर उसकी गंभीरता कितनी है, जी। उसके अपने आचरण में, उसके बोलचाल में, जी। उसके प्रतिरोध में और इसको स्वीकार-अस्वीकार करने में, तो हम चकित रह जाते हैं और हम हुँ। चकित लगातार हो रहे हैं। हुँ। और चुनाव दर चुनाव ये हमारे चकित होने का जो क्रम है, वो बढ़ता ही जा रहा है। हुँ। और उसके बाद ये बंगाल का चुनाव हुआ, जिस तरह से हुआ, हुँ। जब उन्होंने अपने मनपसंद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर ली, तो जी। उन्होंने एक योजना चलाई एकाएक कि हाँ। वो एसआईआर नाम का एक हुँ। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन करेंगे मतदाता सूची में। ये हुँ। उनके पास कानूनी अधिकार था हुँ। और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। हुँ। लेकिन कोई भी अधिकार हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में, हुँ। वो मतलब जो लोक लाज है और जो संविधानेतर व्यवस्था है, हुँ। उसका हनन करके नहीं हो सकता। लेकिन जी। हो रहा है। जिस जी। तरह से हुआ और जिस तरह से एक बहुत बड़ी संख्या फ़ेंस से बाहर रख दी गई, जी। जिनका भविष्य निश्चित है। चुनाव हो गया लेकिन जी। 27 लाख लोगों का भविष्य निश्चित है कि वो इस देश के हुँ। नागरिक हैं कि नहीं हैं, मतदाता रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे, कब जी। होंगे, कैसे होंगे। ये तो हुँ। वो हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट और सब जगह माना गया है। हुँ। इसके अलावा असंख्य हैं जो पहली लिस्ट में हटा दिए गए थे, जो अपनी-अपनी स्क्रूटनियाँ लेके फिर चुनाव आयोग या जहाँ भी उनको मौका मिलेगा उस अपने को प्रस्तुत करेंगे। हुँ। उनमें से तमाम हैं जो जीवित हैं, उनको मृत दिखा दिया गया है, वो अपने जीवित होने की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे कर्मचारी हैं जो चुनाव आयोग की ड्यूटी में लगे हुए थे लेकिन मतदाता में नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग अभी अनुत्तरित हैं जिनका हल होगा आने वाले दिनों में। सिर्फ़ एक चीज़ का हल जल्दी से निकाल लिया गया है कि वहाँ चुनाव समयबद्ध सीमा में करा लिए गए और उसमें जैसा चाहा गया वैसी सरकार बनाने में हुँ। कामयाबी हुई। हुँ। अभी तक हमारे सामने इतना ही है। जी। और इसमें एक और विडंबना है कि जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसको और तीव्र करके भारतीय जनता पार्टी उसको सरकार बदलने की भावना के रूप में बदलने में हुँ, कामयाब रही। हुँ, अ, उसमें गैर भाजपा पार्टियों की भी कुछ एक भूमिका रही, जानबूझ के या किसी तरीके से। हुँ, वहाँ जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी चुनावी मुहिम चलाई, जिस तरीके से सीपीएम ने अपनी चुनावी मुहिम चलाई, खुद शुभेंदु अधिकारी ने, जिन्होंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया, हैं? उन्होंने कहा कि सीपीएम के कट्टर समर्थकों ने हमें वोट दिया हुँ, और सीपीएम की तरफ से इसका खंडन नहीं आया अभी तक। शुभेंदु अधिकारी के वक्तव्य का खंडन नहीं आया है। मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पोल्स अपार्ट हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल उलट हैं। लेकिन इसके बावजूद भाजपा का वहाँ का जो सबसे बड़ा नेता जो हो सकता है मुख्यमंत्री ही बन जाए, हैं? वो ये कह रहा है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने में सीपीएम के कट्टर समर्थकों ने हमें वोट दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से खुद राहुल गांधी ने और दूसरे लोगों ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया,
वो भाषा वही थी जो कि भाजपा ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। तो जाहिर है कि केवल भाजपा ने ही इस एंटी ममता और एंटी टीएमसी लहर में योगदान नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने भी उसके अंदर अपना योगदान किया। उसके बाद जो मुस्लिम पार्टियों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं देश की, महत्वपूर्ण जो पार्टियां हैं, सीपीएम और कांग्रेस, उनकी भूमिका है, उसके ऊपर भी तो गौर करना चाहिए। जी। मैंने इस मामले पर थोड़ा सा अध्ययन किया है और अभी आपके कार्यक्रम के बाद हम लोग इसी पे एक कार्यक्रम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। देखिए, बंगाल में बंगाल का ऐसा अतीत रहा है, अंग्रेजों ने अपने ज़माने में उसको डिवाइड किया था। सबसे पहले ये डिवीजन का प्रयोग उन्होंने बंगाल पर ही किया था, क्योंकि बंगाल के जरिए ही वो देश में आए थे। कलकत्ता में सबसे पहले उन्होंने अपना सारा जो तामझाम था, कलकत्ता को ही उन्होंने पहले अपना शहर बनाया और बंगाल में पहले राज किया, फिर वहीं से वो फैले सब जगह। तो सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस वगैरह उन्होंने बनाए। पहले अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बड़ी तादाद कलकत्ते और उसके आसपास ही निकली, आज भी उसका असर है समाज पर। तो खैर, ये बात लंबी हो जाएगी, तो उसको नीचे आते हैं। तो आज़ादी की लड़ाई में हमने पाया कि उसकी वजह से बंगाली समाज का बंटवारे के खिलाफ भी और आज़ादी की लड़ाई में भी तुलनात्मक रूप में बंगाल और पंजाब ने हमारे देश में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और बहुत ज़्यादा कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। मतलब तुलनात्मक रूप में वो हमारे देश के बाकी समाजों से पहले वो साम्राज्यवाद को लेकर और उनको लेकर ज़्यादा क्लियर थे, ज़्यादा पहले उन्होंने शुरू किया, फिर और लोगों ने फॉलो किया। प्रिंसली स्टेट्स ने 57 में गदर में खैर सभी लोग आए, लेकिन वो सब हुआ। तो वहाँ फिर सबसे पहले वो सब सवाल खड़े हुए जो वहाँ नक्सलबाड़ी आंदोलन हुआ, वहाँ वाम का जो विभाजन 64 में हुआ, उसमें भी एक बड़ा हिस्सा बंगाल में था। केरल और बंगाल दो ही जगह में ज़्यादा जो अलग हुआ था और नक्सलबाड़ी आंदोलन वहाँ शुरू हुआ। तो एक भारी हिंसा हुई वहाँ 67 से लेके और करीब 74 तक, और उस हिंसा में बहुत सारे लोग मारे गए। प्रशासन ने फिर बहुत दमन किया और उसके बाद वो अजीब तरह की सरकार कांग्रेस की 30-32 साल शुरुआत में जो रही, उसमें ये सब दौर गुजरा है। उसके बाद देश में आपातकाल लग गया था, उसके विरुद्ध जो कुछ हुआ उसमें बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की एक सरकार बन गई। उतनी बड़ी पार्टी उस समय वो नहीं थी, लेकिन थी बड़ी पार्टी वहाँ, लेकिन फिर भी वो सब दमन में निकलते हुए उसकी सरकार बन गई। वो सरकार 34 साल चल गई। ये आश्चर्यजनक हुआ। उसने सबसे पहले भूमि सुधार वगैरह लागू कर दिए, बटाईदार वाला एक मामला उसने ऐसा कर दिया जो ऐतिहासिक है, जो वहीं हुआ और कहीं नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उसके तरकश में तीर ज्यादा बचे नहीं थे और 34 साल सत्ता में रहने से विकृतियों ने उसको भी चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था और उनके सांगठनिक ढांचे में और प्रशासनिक ढांचे में तमाम गड़बड़ियां पैदा हो गई थी। हालांकि उनके पास बहुत अच्छे नेता थे और जो आखिरी मुख्यमंत्री गए वो वहाँ के, कहा जा सकता है कि भद्रलोक में गिने चुने लोगों में से एक थे। बहुत ही शालीन, पढ़े लिखे, सभ्य और 100% ईमानदार उनके बारे में कहा जा सकता है, बुद्धदेव भट्टाचार्य। लेकिन उस जमाने में कम्युनिस्ट आंदोलनों को दुनिया भर में आप ये कह सकते हैं उनका मुकाबला करने में राष्ट्रीय लेवल पर भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत सारी संस्थाओं की भूमिका है, विचारों की भी भूमिका है और बहुत सारी हमारे लिए जानकारी में है, बहुत सारी हमारे लिए जानकारी के लिए हम प्राइवेट नहीं हो ही नहीं सकते, कल्पनाएं हैं उसके बारे में। और कम्युनिस्ट जार्गन तो बहुत सिंपली हर चीज में CIA अमेरिका वगैरह ढूंढ लेता है। अब उसका हमारे पास फैक्ट नहीं है। एक विद्वान है जगदीश्वर चतुर्वेदी, उन्होंने ऐसे 2-3 वीडियो बनाए, उसमें CIA कहा, लेकिन तथ्य कुछ दिया नहीं है, तो हमारे पास वो नहीं है, हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन भारतीय पूंजीपति वर्ग के लिए भी वो एक खतरे की लाल निशान था। उस एक भूभाग में देश के एक बड़ा सा लाल निशान था, जिससे वहाँ मजदूर आंदोलनों वगैरह से बहुत सारे औद्योगिक विकास में हिस्सेदारी करने वाले लोग वहाँ से भाग के बम्बई की तरफ गए। और जो एक जमाने में कलकत्ते में व्यापार वगैरह की श्रृंखला थी, वो वहाँ से शिफ्ट हुई, बम्बई शिफ्ट हो गई और बम्बई उन्नत हुआ उससे। तो कलकत्ते में आखिरी दिनों में वामपंथ के मतलब इस सरकार के जो 34 साल CPM लेड सरकार रही, उसने औद्योगिकरण करने की कोशिश की। लेकिन बंगाल एक दूसरी उसमें समस्या है कि बहुत घनी आबादी है और 71 के युद्ध ने उसको और घना भी कर दिया था और उसकी वजह से वहाँ जमीन बहुत ही सेंसिटिव इशू है।
और आश्चर्यजनक है कि लेफ्ट पार्टी के लोग भी उस सेंसिटिविटी को, इसका मतलब उनका जो भी सांगठनिक ढांचा वाचा था उसमें बहुत रोग आ गए थे और उन्होंने उसको औद्योगिकरण करने के लिए कुछ जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश की, सिंगूर और एक नंदीग्राम, 2 जगहों में। और उसका फायदा उस समय, बहुत समय से एक तरह से कहें एक अराजकतावादी आंदोलन का नेतृत्व कर रही ममता बनर्जी को मिला, जो वहाँ कांग्रेस में पहले थी और मिलिटेंट थी। जहाँ-जहाँ लेफ्ट शासन रहे वहाँ कांग्रेस भी बहुत ऑर्गेनाइज हो जाती है, या किसी को भी राजनीति करने के लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, क्योंकि सामने एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स आपके सामने होती है। तो बंगाल में कांग्रेस भी बहुत ऑर्गेनाइज थी। तो ममता बनर्जी उसकी नेता बनी और उन्होंने अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया, क्योंकि उनको ये शक था कि जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है वो वामपंथियों से उस तरह से नहीं लड़ रही जैसा वो समझती थी कि लड़ना चाहिए, या उनके इस विचार के पीछे कुछ कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स थे वो मुझे नहीं जानकारी है। इस तरह के एलिगेशंस हैं लेकिन फैक्ट्स नहीं है हमारे पास। फिलहाल वो लड़ रही थी। तो एक स्टेज ऐसी आई कि जब ये सिंगूर और नंदीग्राम वाला इशू हुआ तो उस लड़ाई में अलग अलग तरह के अनेक तत्व आ गए। उसमें जंगल महल इलाके में, चूंकि हमारे इस पूरे जो ये वनाच्छादित क्षेत्र है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जंगल महल है, नेपाल तक चला जाता है, इसमें एक बड़ा नक्सल आंदोलन रहा है। अभी इस समय उसमें से बहुत क्षय उसकी हो गई, लेकिन एक बड़ा नक्सल आंदोलन उसमें बहुत समय से, जब से नक्सल आंदोलन शुरू हुआ है, बहुत तरहों से वो वहां है। उसमें से बहुत सारे लोग आए जिन्होंने जंगल महल क्षेत्र में एक व्यापक हिंसा की। उसकी एक लिस्ट है, करीब 220 लोगों को उन्होंने मारा। और एक सज्जन थे किशन जी करके, वो मुंह पे ऐसे कपड़ा बांध के टीवी पे आते थे, वरना नक्सल लोग कभी सामने नहीं आते, लेकिन उनको थोड़ा सा आकर्षण था तो वो तो मुंह उधर किए रहते थे और कपड़ा बांधे रहते थे और बड़ी राइफल उनकी टंगी रहती थी, और वो बहुत लोकप्रिय हो गए थे मीडिया के लिए, क्योंकि इस तरह का कोई व्यक्तित्व तो सामने था जो। और उन्होंने इस दौरान 34 सालों में जो सीपीएम के दफ्तर बन गए थे बहुत सारे, उन सबको मीडिया ने, राष्ट्रीय मीडिया ने और अन्य मीडिया ने लिया कि देखिए इनके महल बने हुए हैं वगैरह वगैरह। एक कैंपेन चला जिसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे बहुत ही शालीन, सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति को, वही मनमोहन सिंह की ही तरह, उनसे पहले प्रयोग बंगाल में हुआ, तो उन्होंने उनकी छवि नष्ट करने में पूरी सफलता पाई। और सीपीएम और इसके लोग बहुत ही अजीब, 34 साल सरकार में रहने के बावजूद आधुनिक मीडिया के आने वाली उसमें आधुनिक तकनीक से, जो नए किस्म के उपकरणों का इस्तेमाल है, जो परसेप्शन बनाने वगैरह की लड़ाई है, और जो इस तरह की चीज आ जाने पर जो उसका मुकाबला करने के लिए सामर्थ्य होनी चाहिए, उस सब चीजों में वो नदारद मिले। और मतलब एकदम एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट का एक कॉम्बिनेशन इनके पक्ष में खड़ा हो गया ममता बनर्जी के। और उसने 2011 में, उससे पहले लोकसभा में हराया उसने 2009 में शायद या 10 में, और फिर पंचायतों में हराया। पंचायतों में थोड़ा बराबर का मुकाबला रहा, लेकिन उसके बाद विधानसभा में बुरी तरह से उन्होंने उनको हरा दिया। उससे एक चुनाव पहले वो लोग रिकॉर्ड सीटों पर जीते थे, और एक चुनाव बाद ही वो मनमोहन सिंह की तरह ही पूरी तरह से धराशायी हो गए। उसके बाद जो बंगाल में हिंसा हुई है, अगर हम बात न करें तो फिर हम राजनीति को, बंगाल की व्याख्यायित ही नहीं कर सकते। करीब 1200-1300 सीपीएम के लोगों को मारा गया, एक दो नहीं है, ये रिकॉर्ड पे है सब चीज, सब दफ्तरों पे। मैं बंगाल गया हूँ पिछले चुनाव में, और पर्टिकुलरली मैंने इसको स्टडी किया था, तब एक पुस्तक लिख रहा था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली सीरियस नहीं काम कर पाया। उनके हर जिले के लगभग हर ऑफिस को जला दिया गया था। सब बड़े बड़े ऑफिस बने हुए, पक्की बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनी हुई है, और कोई नहीं बचा था। पूरे बंगाल के हर जिले के हर दफ्तर को फूंक दिया गया था। और छोटे तो कम से कम ऐसे हजारों हैं, वहां छोटे छोटे ऑफिस होते थे हर मोहल्ले में। अब भी तृणमूल के भी हैं उसी तरह से, जो अब फूके जा रहे हैं। तो उस तरह की प्रतिक्रिया हुई जिसमें हजारों दफ्तरों को फूका गया छाट के। और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के लिए 11 से लेके 15 तक जीना मुश्किल था उनका। बहुत से लोग बांग्लादेश भाग गए थे, बहुत से लोग उत्तर भारत में दूसरी जगहों पर गए, और उनका हिंदू मुस्लिम बंटवारा हुआ बहुत तेजी से। मुसलमान जितने थे उसमें जो भी थोड़े बहुत मंडल प्रभारी जो भी छोटे मोटे नेता थे, आदिवासी थे, जैसे खगेन मुर्मू सांसद होते थे, बीजेपी के सांसद हैं। और ये सब लोग जो है मुसलमान भाग गए तृणमूल की ओर, और हिंदू जो है 14 में चूंकि सरकार बदली
और केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई, उनको लगा कि शायद केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा करे, वो भागे फिर बीजेपी की ओर। और बीजेपी ने उनको ढाढ़स दिया। हालांकि 16 में बीजेपी 10 ही % वोट पे जा पाई, ढाढ़स ही दे पाई, लेकिन उसने कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। ममता बनर्जी के क्लान के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे थे, उस पर उसने केंद्रीय सत्ता आते ही उंगली रखना शुरू कर दिया था केंद्र की सरकार ने। इसके बावजूद कि ममता बनर्जी एक समय बीजेपी के साथ केंद्र में सरकार में रह चुकी थी और ममता बनर्जी के इस पार्टी में डायरेक्ट रिलेशंस अच्छे थे, अटल जी की सरकार थी वो तो, लेकिन ये बीजेपी ने फिर वो नारदा सारदा कई कांड वहां हुए जिनमें सब में एक्शन करना शुरू किया। और उनके जब नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ छापे पड़ने लगे तो लेफ्ट का जो काडर हिंदू था वो बीजेपी की ओर शिफ्ट होना शुरू हुआ कि ये हमें बचा सकते हैं। तो बंगाल का जो जो कुछ है वो बहुत साधारण नहीं है, वो आज नंगी आंखों से उसे समझा नहीं जा सकता। इसलिए वहां के कांग्रेस कार्यकर्ता या लेफ्ट कार्यकर्ता के भीतर आज ममता बनर्जी के जाने पर एक जो प्रसन्नता का वातावरण है चारों तरफ, इसको उनकी व्यक्तिगत व्यथाओं में वो बहुत गुंफित है। और ममता बनर्जी ने बंगाल की जो एक विशेष परिस्थिति है जिसमें वहां करीब 28-29% माइनॉरिटी की आबादी है और बांग्लादेश है ही है बगल में, तो उसमें उनको ये समझ में आ गया था, और ये किसी को भी सामान्य गणित से समझा जा सकता है कि अगर वो इस आबादी के पूरे बहुमत को या मैक्सिमम बहुमत को अपने साथ रखती हैं तो उन्हें ज्यादा यत्न करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से 29% में से उनके पास 24-25% वोट आता रहे तो उनको 15-20%, 20% वोट और जुटाना है, तो वो 45 के थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाती हैं। शुरू में तो वो 39% पर ही जीत गई थी। तो उनको था कि अगर हम 40 पार करेंगे तो हमसे कभी कोई लड़ नहीं पाएगा, कभी कोई जीत नहीं पाएगा। और क्योंकि तब तक 10-12% कांग्रेस के पास भी वोट हुआ करता था, 10% 16 में बीजेपी ले आई थी और 20% लेफ्ट के पास था, तो 40% वोट इस तरह से बढ़ता था, 10% निर्दलीय और उसमें आप डाल दीजिए। तो ममता जी को ये बिल्कुल समझ में था कि वहां के पंचायत चुनाव या किसी भी चुनाव में माइनॉरिटी का एक बड़ा सेक्शन, मैक्सिमम सेक्शन यानी 75% तक उनको वोट हुआ है, प्लस 20% उनको बाकी चाहिए था। ये दोनों मिलके वो जानती थी कि अजय हैं वो, और इस लाइन पे वो बढ़ती चली गई। लेकिन इसी लाइन में उस बात का भी बीज छुपा हुआ था जिसको आज बीजेपी ने इनकैश किया है। बीजेपी ने जब ये सीपीएम के कार्यकर्ताओं में धार्मिक आधार पर भगदड़ हुई कि मुसलमान चले गए तृणमूल में और हिंदू चले आए बीजेपी में आत्मरक्षा के लिए, तो बीजेपी को सुगंध मिल गई थी कि हम हिंदू पॉलिटिक्स यहाँ कर सकते हैं। इतने दिन की सेक्युलर पॉलिटिक्स के बाद, ऐतिहासिक आंदोलन वगैरह के बाद, और उन्होंने यही कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे। एक ही चीज थी जिसने वहां और मतलब क्रॉस द उसमें, और फिर दूसरे वो ऑर्गेनाइजेशनली जो काम करते हैं उन्होंने तो सोचा कि कौन कौन से सेक्शन है जिसमें हम बेस स्ट्रक्चर बनाए। तो उन्होंने देखा कि बंगाल में एक अजीब मामला है, हर पार्टी की लीडरशिप जिस भद्रलोक में है वो अपर कास्ट का है। हालांकि वह कास्ट इशू नहीं था, बीजेपी वहां गई इसको लेके और उसने मतुआ समुदाय में और दलित समुदाय में सबसे पहले अपनी पैठ बनाई, वो भी आसाम के रास्ते उधर उत्तरी बंगाल से, और जंगल महल तक उसको ले आई। जो उसने किशन जी को सबसे पहले, ममता बनर्जी ने आने के बाद किशन जी को मारा। किशन जी विजिबल थे, वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं सब पुलिस सबको पता था। तो ममता बनर्जी उन्हीं के कंधों पे आई, उन्होंने 220 लोगों को मारा था नक्सलों ने जंगल महल में, 220 सीपीएम के कार्यकर्ता, ये रिकॉर्ड पे है। और 220 को मारने वाले मार के जिनको सत्ता में लाए, उन्होंने 1 महीने भी नहीं छोड़ा, महीने भर में सबसे पहले किशन जी को निपटाया उन्होंने, और इनके 15-20 आदमी थे सब छांट के मार दिए गए, फिर भाग खड़े हुए वहां से झारखंड चले आए। तो सबसे पहला तो काम उन्होंने इनका किया। फिर उसके बाद उन्होंने उन गुंडों को जो इधर उधर दूसरी पार्टियों में या इधर उधर सीपीएम वगैरह के लिए भी काम करते थे, सबका बढ़िया संगठन बनाया और 20% उनको लेना था। और इतना रैम्पेंट करप्शन उन्होंने बंगाल में किया है, इतने कांड किए हैं उनके यहाँ। किसी के यहाँ 50 करोड़ पकड़ा जा रहा था, मंत्री के यहाँ, जो इन लोगों ने यहाँ से पकड़ा, शारदा नारदा चिटफंड कंपनियां खोली, पैसे जुटाने के बहुत वो किए। और आपने देखा ही कि 19 या 20 से उन्होंने आईपैक को हायर कर लिया था। आईपैक ने, मैं उसमें बिल्कुल प्राइवी हूँ इंफॉर्मेशन का, 3000 से के करीब लोग और रेगुलर हायर पे थे उसके। 3000 लोगों के लिए पैसा आप सोचिए।
और बॉन्ड का आपको याद ही होगा, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुला था तो देश में 2 रीजनल पार्टी के पास कांग्रेस से ज्यादा फंड गया था। एक थी तेलंगाना वाली पार्टी और एक थी पश्चिम बंगाल। और उन्होंने फिर परिवार में भी अपने भतीजे को आगे किया, या भांजा जो है उनका अभिषेक बनर्जी, और जिसकी पत्नी और उसके रिश्तेदारों के पास उसी तरह से जैसे लालू यादव के परिवार के पास, अखिलेश यादव के परिवार के पास, या जितने हमारे रीजनल सत्रप हैं जिनके सबके पास हजारों करोड़ तलवे के नीचे होता है, उसी तरह की संपत्तियां उनकी हो गई। और केंद्र में ऐसी सरकार थी जो इस तरह के मीट में से अपने लिए सफलताएं निकालती है। तो उसने बिल्कुल क्लियर, उनके पास इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका था पिछले चुनाव में 21 में, कि अगर हम इनको गुंडागर्दी नहीं करने देंगे और अगर हम इनके मुस्लिम वोटों में छांट के उन्होंने किया होगा, अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं है, उन्होंने कर दिया होगा कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम इनके 10-10, 15-15 या 20-20 हजार अगर हम कट मारते हैं तो इनका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और हिंदू में वो उन्होंने जो लीडरशिप, अपना लीडर उनका दिलीप घोष उतनी ढंग से नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने उसको बदला। और ममता बनर्जी के यहाँ से ही आए हुए शुभेंद्र अधिकारी, शुभेंद्र अधिकारी कौन है ये भी देश नहीं जानता। शुभेंद्र अधिकारी के पिता भी सांसद रहे हैं और टीएमसी के बड़े नेता थे मिस्टर अधिकारी। ये नंदीग्राम का पूरा आंदोलन शुभेंद्र अधिकारी के पिता ने क्रिएट किया था और लेफ्ट के खिलाफ वो मसलमैन थे। और शुभेंद्र अधिकारी एक तरह से ममता बनर्जी के सीईओ थे, लेकिन मसलमैन है वो एक्चुअली, दबंगई है उनके क्षेत्र में। इसी चुनाव में सरकार थी ममता बनर्जी की, हिंदू इलाकों में तृणमूल का झंडा नहीं लगा था। ये मेरे कार्यक्रमों में रिपोर्ट किया है वहां फील्ड पे काम करने वालों ने, झंडा नहीं था। इस चुनाव में भी वो इतनी मसलमैन। और एक और बड़ी बात, जिस समय वामपंथ का शासन था, जैसे आज उत्तर प्रदेश में है, वामपंथ के शासन के दौरान वहां के जो सबसे बड़े माफिया गुंडे थे वो सब या तो तृणमूल में थे या कांग्रेस में थे, या धीर रंजन मजूमदार वगैरह, ये सब लोग बड़े बड़े मसलमैन रहे हैं अपने अपने एरिया के। मालदा में गनी खान चौधरी का परिवार था, ये सब अपने अपने फीफडम थी इनकी। अधिकारी ब्रदर्स का इधर ये आपका, ये इसको क्या कहते हैं, मेदिनीपुर पूरा इलाका इनका माना जाता था, और ऐसे वहां बटे हुए थे। ये सब मसलमैन बड़े इन लोगों के ही पास थे, छोटे छोटे भैये लोफर जो थे वो इनके पास थे। तो ये वहां की दूसरी रियलिटीज हैं। और इसमें बीजेपी के लिए एक ही उसमें देना था उनको कि हम इलेक्शन में इनको गुंडे इस्तेमाल नहीं करने देंगे और हम आपको बचाएंगे, हम सुरक्षा देंगे। ये उन्होंने स्क्रीन पे क्रिएट किया। और जब वो 2.5 लाख फोर्स वाला उन्होंने मैसेज दिया, तो इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने फिर 6-8 राउंड का चक्कर ही छोड़ दिया। वो समझ गए थे बंगाल को हम लोगों से बहुत ज्यादा, बीजेपी के जो योजनाकार है, कि लोगों को सिर्फ ये चाहिए और कुछ नहीं। और उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से 65%, 62%, 70% आबादी वाले मालदा मुर्शिदाबाद में सारी हिंदू सीटें जीत ली हैं इस बार। और उस एक आदमी को जिसको उन्होंने अलग किया था टीएमसी से, जो बाबरी मस्जिद बना रहा था, हमारे कार्यक्रमों में लोगों ने बताया, सर्वेक्षणकर्ताओं ने, और सब लोग ये मान के चल रहे थे, जैसे आरिफा है और अन्य है जो वहां गए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो जो बाबरी मस्जिद वाला है हुमायूं कबीर समर्थन या वोट मिल रहा है? सब ने मेरे कार्यक्रमों में कहा कि नहीं, वो बुरी तरह से हारेगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसे वीडियोज आए कि उसकी पिटाई हो रही है और उसको सुरक्षा में चूंकि एजेंट या ऐसी सिक्योरिटी दी हुई थी तो लोग बचा रहे हैं, इस तरह के। और मैं भी सोच रहा था कि इसका मतलब मुस्लिम कंसोलिडेशन है, वो हार गया। वो अपनी दोनों सीटों से बम्पर वोटों से जीता है। तो वो सारे मिथक बहुत योजनाबद्ध ढंग से इन्होंने तोड़े। और जो मुस्लिम आधारित राजनीति ममता बनर्जी की थी, चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी ने कहा, वो वही जबान थी जो वहां अधीर रंजन चौधरी की भी जबान है, वहां के हर कांग्रेसी कार्यकर्ता की यही जबान है, हर सीपीएम कार्यकर्ता की भी वही जबान है। और वो वहां की परिस्थिति है, जिस परिस्थिति का निर्माण ममता बनर्जी ने ही किया था। और एक और परिस्थिति का उन्होंने निर्माण किया था, जैसे कल मुझे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कल रात में उनके साथ था, सपा के एक बहुत सीरियस सांसद ने कल मुझसे शेयर किया। वैसे मैं इसको अपने कार्यक्रमों में बिना पुष्टि के मुझे अनुमान था, मैं कह चुका हूं, एक दो जगह उसके वीडियो उपलब्ध भी हैं। वो ये था कि जब इंडिया गठबंधन बना, नीतीश कुमार ने इसकी पहल की थी, आप और हम जानते हैं।
पहला सम्मेलन पटना में हुआ, दूसरा सम्मेलन हुआ बेंगलुरु में। उस सम्मेलन में नीतीश कुमार की योजना ये थी कि उनको संयोजक घोषित किया जाए। उनकी संयोजक होने की घोषणा से पहले ममता बनर्जी आई लालू यादव के यहाँ। लालू यादव के यहाँ, अच्छा एक और बात, विपक्ष की राजनीति में दो ध्रुव हमेशा पैदा करने की कोशिश की गई, उसकी नेतृत्वकारी हमेशा ममता बनर्जी रही। वो ध्रुव ममता बनर्जी कैसे करती थी? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को बुलाती थी, केजरीवाल को बुलाती थी और लालू जी से हालचाल उनका लेती थी। वो कांग्रेस को की जगह खुद लेना चाहती थी। एक बार वो अन्ना हजारे के साथ मीटिंग करने भी दिल्ली आई थी, तो अन्ना हजारे उसमें शामिल नहीं हुए, तो अकेली गई, तो रामलीला मैदान में 100 लोग थे। ममता बनर्जी की अपनी इच्छा रही है, उन्होंने 12 स्टेट्स में अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश की। वो पिछले चुनाव में गोवा में लड़ने गई थी, बहुत पैसा खर्च करके लड़ी, लेकिन तो 1.5-2% ही वोट मिला, या 5-6 में देखना होगा, बहुत कम वोट मिला, कोई सीट नहीं मिली। इस चुनाव में आसाम में लड़ी है, 1% वोट मिला है। उत्तर पूर्व के हर राज्य में लड़ी है, त्रिपुरा समेत, तो कहीं उनको 1-1.5% वोट भी नहीं मिला। तो उनकी ये जो महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय थी, उसके उन्होंने प्रयास किए, लेकिन उनको कहीं कोई सफलता नहीं मिली थी। तो वो कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए उनकी योजना हमेशा ये रहती थी कि बाकी जो लोग हैं उनको वो अपने साथ मिला के रखें। तो उसमें केजरीवाल उनके साथ थे, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो उनके साथ थे, और लालू यादव दोनों तरफ थे, उनके भी साथ थे। उस मामले में क्या हुआ कि वो लालू यादव के यहाँ आई और उन्होंने फिर राहुल गांधी को या कांग्रेस के अध्यक्ष को, जो भी उस समय थे, शायद कोई खड़गई थे या क्या थे, उनको फोन करके कहा कि इस में संयोजक अनाउंस मत करिएगा। ये ममता बनर्जी ने कहा, और ये तो मैंने ये कई कार्यक्रमों में पहले कह रखा है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो पे उपलब्ध है। लेकिन ये मुझे बिल्कुल प्राइवेट कंफर्म नहीं था, सूचना मेरे पास उड़ी पुड़ी। कल मुझे कंफर्म किया सपा के सांसद ने कि उन लोगों ने लालू यादव को समझाने की कोशिश की थी कि यह आत्मघाती होगा, बड़ा बलिदान करिए। नीतीश कुमार अगर दिल्ली जाने की इच्छा रखते हैं तो नीतीश कुमार के जाने से एक बड़ा कैनवास बन रहा है, उनकी उम्र है, किसी में भी महत्वाकांक्षा होती है, और वो जाएंगे तो आपके लड़के के लिए पटना खाली होगा। और तब ये लोग अलायंस में थे, उन्होंने कहा कि आप इसको इस तरह से लीजिए। तो लेकिन अब उन्होंने जो भी लिया, उन दोनों ने कांग्रेस को विवश कर दिया कि उसमें संयोजक का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और 4 बजे संयोजक का जब अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उस मीटिंग से पहले ललन सिंह उठे, फिर एक और सज्जन थे उठे, और फिर नीतीश कुमार उठे, और फिर इन लोगों ने जहाज पकड़ा, ये वहां से चले आए, और रेस्ट इज हिस्ट्री। और उन्होंने कल कहा कि यदि वो साथ उस समय वो अनाउंसमेंट हुआ होता तो हम बिहार में कम से कम 34 सीट जीत रहे होते, और आज ये 240 की जो सरकार बैठी है, इसको 180-90 सीट मिली होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन लोगों ने बहुत से आत्मघात किए हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मतलब इनके अपने काम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सच है कि ये सब करते हुए भी जो खतरा इस सब चीज से अब पहुंच गया है, अरब सागर से गंगा सागर तक, इस खतरे से अब इस देश का जो नुकसान होगा और ओवरऑल जो नुकसान होगा, और हमारी जो आज ही शुरू हो गया है कि कल से तमाम पाकिस्तानी अकाउंट, बंगाल में चूंकि हिंसा एकदम से फिर फैली है, लुम्पेन एलिमेंट सब इनकी ओर से अब हिंसा कर रहे हैं, तृणमूल के ऑफिसों को जला रहे हैं, तृणमूल के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, विधायकों को मार रहे हैं, प्रत्याशियों को कर रहे हैं, गरीब आदमियों को लूट रहे हैं, स्त्रियों को छेड़ रहे हैं। सब बदमाशी वहां उसी तरह से हो रही जैसे 2021 में हुई थी, सिर्फ मृतक सूचना नहीं है उस तरह से, घायल अनेक है, और वहां 2.5 लाख की फौज पड़ी हुई है, तब भी ये सब हो रहा है। लेकिन ये सही है कि जो खतरा इस घटना से इन लोगों ने मतलब निर्मित कर लिया है, उसकी भरपाई इस देशवासियों को और लोकतंत्र को पता नहीं किस किस रूप में कितनी चुकानी पड़ेगी। हम लोग अभी उसका तखमीना लगाने की स्थिति में ही नहीं है। देखिए, आपने बहुत विस्तृत, गहन और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ विश्लेषण किया है। हम लोगों ने करीब 35 मिनट तक चर्चा कर ली है, फिर भी मुझे ये लोभ हो रहा है कि मैं आपसे एक अंतिम सवाल जरूर पूछूं। जरूर। राहुल गांधी ने अब स्वर बदला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं ममता दीदी के साथ हूं, उसके आकलन के साथ हूं कि 100 सीटें चुराई गई हैं, और अब हम लोगों को मिलजुल कर काम करना है, और लोकतंत्र को इस तरह नष्ट किया जा रहा है, फिर से इंडिया गठबंधन को उठाना है। वो इस प्रकार की ये भाषा बोल रहे हैं।
तो अब पहले तो आपने वहाँ पे ये कहा जिसके आपने बताया कि उनकी मजबूरी थी, उनको कहना ही था। अब आप ये कह रहे हैं, तो ये जो अंतर्विरोध है पूरी बात में, ये तो कहीं बात को कहीं जमने नहीं देता, मतलब कोई आधार नहीं बनता इसका। नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे तृणमूल आसाम में लड़ रही थी, तो तृणमूल के नेता आसाम में वहाँ कांग्रेस की भी आलोचना करते थे, बीजेपी की भी आलोचना करते थे। जब आप सामने-आमने लड़ेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ बीजेपी की आलोचना करें और तृणमूल की ना करें। पहले तो इन लोगों ने अलायंस की कोशिश की तृणमूल से। तृणमूल ने कहा कि हमें यहाँ अलायंस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी से कोई अलायंस नहीं करेंगे। तो जब आप अलायंस में नहीं हैं, आमने-सामने लड़ रहे हैं, वो राहुल गांधी का भाषण चुनाव में दिया गया भाषण था। चुनाव में उनको दोनों पक्षों को गलत बता के अपने को सही बताना था, उन्होंने वो काम किया। अब चुनाव खत्म हो गया है तो उनको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बोलना है, जिसमें विपक्षी एकता शामिल है। ये अंतर्विरोध तो केरल में भी है। केरल में राहुल गांधी लेफ्ट के खिलाफ जो कुछ बोलते हैं और राष्ट्रीय इसमें जब इसकी मीटिंग होती है, जो इन लोगों ने साझा संगठन बनाया हुआ है, इंडिया गठबंधन, उसमें लेफ्ट और वो बैठ के साथ-साथ कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं और अच्छी प्लेजेंटरी बात करते हैं। ये अंतर्विरोध रहेगा जब तक राज्यों के स्तर पर जहाँ-जहाँ समझौते नहीं हैं और लोग आमने-सामने हैं, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बड़ा अंतर्विरोध है। कई बार केजरीवाल अंदर गए, फिर बाहर आए। बातें भी बहुत बारी कड़वी होती रहती हैं। अभी पंजाब में ये लोग आमने-सामने लड़ेंगे, जाने क्या-क्या एक दूसरे के लिए कहेंगे। तो ये रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई मुद्दा आएगा लड़ाई का, तो फिर एक साथ बैठने के लिए न्योता भी जाएगा, ये न्योते की उम्मीद रखेंगे। ये अंतर्विरोध तो हमारी राजनीति की रियलिटी है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। बहुत ही विचारोत्तेजक चर्चा हुई और मुझे नहीं। यकीन है कि इसे नई परख के दर्शक बहुत पसंद करेंगे। और अब तो आज तो हम लोगों ने सारा समय बंगाल पर लगाया, अभी जी, तमिलनाडु और केरल और आसाम बाकी है और जल्दी जी। ही आपसे इन प्रांतों के ऊपर भी, खास तौर से तमिलनाडु के नतीजे के ऊपर चर्चा जी, होनी बहुत ज़रूरी है। जी। वो हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।